ए स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों को मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। पिछले साल हम सभी ने मिलकर के कुछ खट्टे मीठे अनुभव किए हैं। इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर बहुत सारी मार हमने झेली है। किसी एक विशेष व्यक्ति की बात नहीं है। पिछले साल हम सभी ने साझित रूप से प्राकृतिक मार को झेला है और प्राकृतिक मार झेलने का रीजन हम सब है। डार्विन का एक फ्रेज है कि नेचुरल सिलेक्शन वाला, प्राकृतिक वर्ण वाला एक सिद्धांत है कि जो अपने आप को प्रकृति के अंदर ढाल देता है, जिस वातावरण में रहता है उसी वातावरण में ढाल देता है, वही इस पृथ्वी पर जीवित रहता है। लेकिन हमने क्या किया, हम इतने साल से प्रकृति के विरुद्ध में जाकर के काम करते रहे। एक दिन यही पृथ्वी आपके विरुद्ध में आकर के काम करना शुरू कर दिया तो आप चिल्लाना शुरू हो गए कि भाई हमको प्रॉब्लम हो रही है। ये जो भी पेंडेमिक सिचुएशन हुई, जो भी क्रिटिकल टाइम निकला 2020 का, ये किसी एक इंसान की देन की वजह से नहीं है। हम चाइना को, वुहान को इतना मानते हैं कि वहाँ से कोरोना वायरस आया और हम सबको इफेक्टेड करके चला गया, सबको प्रॉब्लम में डाल दिया। ये कोई एक इंसान की वजह से नहीं हुआ है। ये हम सब की साझित रूप से हम सब की कहते हैं कि वो प्रयासों की वजह से हुआ। हमने ही इसको प्रकट किया है और हम ही इनसे है वो ग्रसित हुए हैं। तो आना चाहिए ऐसी कंडीशन एक दशक में एक आध होनी चाहिए ताकि इंसान को अपनी औकात में रह कर के काम करने का अनुभव मिलता रहे। अब नई शुरुआत करते हैं वापस। कोई बात नहीं, जो हमारे रीजनों से, हमारे कारणों से ही जो चीज़ हुई है, घटना हुई है, ये सब अब की बार ऐसी कोई सिचुएशन प्रकट ना हो। इसलिए सबसे पहले तो भगवान को प्रार्थना कीजिए। दूसरी बात, अपने आप में एक कमिटमेंट में बांध के रखिए कि हम नेचुरल के विरुद्ध जाकर के, प्रकृति के विरुद्ध जाकर के ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेंगे जिससे हमको ही प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी कोई चीज़ जो नेचुरल के विरुद्ध में जाकर के, आप प्राकृतिक के विरुद्ध में जाकर के चीज़ें कर रहे हो तो प्रॉब्लम्स आनी स्वाभाविक है। अब नए साल में ये आशा करते हैं कि यह साल अपना खुशनुमा गुजरे। ये साल आने वाला टाइम हमारे और आप सब के लिए कुछ नई खुशियाँ लेकर के आए। ये हताश, ये दुखी, बिना मुस्कुराते हुए ये चेहरे वापस अपन को नज़र नहीं आए, वापस इन चेहरों पे मुस्कुराहटें नज़र आए। इसलिए कहते हैं कि कोई मुस्कुराहट के लिए कोई नया दिन नहीं होता है। मुस्कुराहटें जिंदा रखने के लिए किसी भी दिन की आवश्यकता नहीं होती है। भारत का जो, भारतीय संस्कृति का जो मानस काल है, उसमें अपन कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के अंदर हर दिन होली है और हर रात दिवाली है। इसके अंदर कोई भी विशेष नया दिन आता ही नहीं है, हर दिन नया ही होता है। किसी भी काम की शुरुआत के लिए कोई भी दिन नया नहीं होता है। कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है कि अपन इसी टाइम में काम करेंगे तो काम अपना सफल होगा या नहीं होगा। ये कोई फिक्स नहीं होता है। कोई डेट शुभ नहीं होती है, कोई डेट अशुभ नहीं होती है, कोई भी दिन अशुभ नहीं होता है, कोई वार अशुभ नहीं होता है। ये सब हमारे सिस्टम का है, तंत्र का जो खेल है, जो खेल रहे हैं हम सब लोग आसपास के, देख करके अपन भी खेल रहे हैं। तो काम की शुरुआत के लिए आपको कोई भी किसी प्रकार के नए दिन के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। आप आज ही अपना काम स्टार्ट कीजिए। यही आप इसी दिन को नया दिन मान करके, 1 तारीख को नया दिन मान करके अपना काम स्टार्ट कीजिए। निश्चित ही आने वाले टाइम में आपका काम सफल होगा। दूसरी बात, बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो भी RBSC बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा है जो मित्र, उनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स की डेट है वो डिसाइड हो चुकी है। लगभग 4 मई के आसपास डेट है वो आ रही है। तो मई के अंदर पूर्ण संभावना है ऐसी कि एग्ज़ाम हो सकते हैं।
प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की अभी तक कोई डेट नहीं आई है, शायद वो हो सकता है कि मेन एग्ज़ाम जो बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके बाद में होने की संभावना हो सकती है। तो 4 तारीख से वैसे स्कूल में भी खुलने का लगभग प्रावधान, कुछ ऐसा बातें सुनने को मिल रही है अपन को, लेकिन अभी तक कोई फिक्स नहीं है कोई चीज़। किसी का कहता है ना कि किसी का कोई चीज़ का होना कोई फिक्स नहीं होता है। तो जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी टाइम है अपने पास। 4 महीने हैं अभी तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीनों के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत किया जा सकता है। तो अभी से मेहनत में लग जाइए, आपका पूरा डेडिकेशन एग्ज़ाम्स की तरफ है वो लगा दीजिए, अपने आप को एग्ज़ाम्स की तरफ झोंक दीजिए, किताबों के साथ में अपना टाइम व्यक्त करना शुरू कर दीजिए। आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर अपन को किस प्रकार से अधिक मार्किंग करवानी है, किस प्रकार से अधिक अपन को पढ़ कर के मार्क्स लाने हैं, वो सब आप प्लान बनाना शुरू कर दीजिए। अभी पेंडेमिक कंडीशन के अंदर क्लासेज लग रही है, हम तुम्हारे क्लासेज के लिए लगातार तत्पर हैं, तुम्हारी क्लासेज लगवाने के लिए लगातार यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो लगातार हमारे साथ में बने रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, हम पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहे थे। पाचन तंत्र के विभिन्न प्रकार के तंत्रों के बारे में अपने पढ़ा था कि पाचन तंत्र में भोजन का पाचन किस प्रकार से हो रहा था, भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। हमने इसी पाचन की क्रियाविधि के अंतर्गत हमने मुख गुहा के अंदर पाचन पढ़ा था, मुख गुहा के अंदर पाचन की क्रियाविधि पढ़ा था हमने, मुख गुहा के अंदर विभिन्न प्रकार की पाचन की क्रियाविधियों के बारे में पढ़ा था। अब ये जो मुख गुहा के अंदर मिला हुआ भोजन, हम कह सकते हैं कि लार के साथ में मिक्स हुई बोलस, ये बोलस कहाँ आता है? आमाशय के अंदर आता है। क्या आता है? आमाशय के अंदर आता है। अच्छा, आमाशय के अंदर भी पाचन किया था हमने, पाचन की क्रियाविधि पढ़ चुके थे अपन। आमाशय के अंदर विभिन्न प्रकार के जठर रस, HCl हमने बताया था, कुछ मात्रा में प्रोटीन पाचक, पेप्सिन, उसके बारे में हमने बात की थी, रेनिन के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। छोटे बच्चों की अपने बात की थी, किस प्रकार से छोटे बच्चों के अंदर है वो भोजन का दुग्ध का पाचन होता है, दुग्ध वसा का पाचन होता है, उसके बारे में हमने बात की थी। अब अपन पढ़ेंगे छोटी आंत में पाचन। ये तो भोजन है वो अब कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में चला जाता है। और छोटी आंत में किस प्रकार से पाचन होता है पढ़ते हैं। छोटी आंत में पाचन, देखो छोटी आंत के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। छोटी आंत के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां खुलती है। एक तो छोटी आंत की खुद की ग्रंथि, जिसको अपन आंतरीय ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरीय ग्रंथि बोलते हैं, जो आंतरीय रस का स्त्रवण करती है। और एक इसके अंदर छोटी आंत के अंदर क्या खुलती है? यकृत ग्रंथि की नलिका खुलती है, जिसको हमने कहा था कि मेन जो पीत वाहिनी खुलती है, मुख्य पीत वाहिनी, वो छोटी आंत की ग्रहणी वाले भाग के अंदर खुलती है, ठीक है। दूसरी हमने बताई थी अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि भी हमने कहा था कि अग्नाशयी वाहिनी के द्वारा वो भी छोटी आंत की ग्रहणी के अंदर खुलती है। तो सर्वाधिक पाचन की क्रिया आपको लिखना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। वहां पर भी मैंने लिखवाया था कि सर्वाधिक पाचन की क्रिया छोटी आंत की ग्रहणी वाले भाग में संपन्न होती है। लेकिन अपने वहां पे ये भी पढ़ा था कि सर्वाधिक अवशोषण की प्रक्रिया छोटी आंत के कौन से भाग में होती है? अग्र सुधांत्र के अंदर होती है। ये भी अपने चीज वहां पे मेंशन की थी। तो सबसे पहले छोटी आंत में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है? देखो, छोटी आंत में भोजन का पाचन 3 तरीके से हो सकता है। तीन प्रकार से होता है। सबसे पहले पीत रस द्वारा पाचन, दूसरा है पीत रस के अलावा हमने क्या कहा था इसके अंदर यकृत रस से पीत रस एक ही बात है, अग्नाशय रस, द्वारा पाचन। और तीसरा जो अपना है वो है आंतरीय रस द्वारा पाचन।
इन तीनों रसों के द्वारा हम पाचन की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं छोटी आंत के अंदर पीत रस के द्वारा पाचन। पीत रस द्वारा देखो, पीत रस के द्वारा पाचन की क्रियाविधि की बात करें तो पीत रस स्त्रावित होता है यकृत ग्रंथि से। किसके द्वारा? यकृत ग्रंथि से स्त्रावित होता है और कहाँ संग्रहित हो जाता है? आकर के पित्ताशय के अंदर संग्रहित हो जाता है। जब भोजन के अंदर इस पीत रस के पाचन की जरूरत होती है, पीत रस के पाचन के द्वारा जरूरत होती है भोजन के अंदर, तब है वो क्या आ जाता है? पीत रस इस पित्ताशय से होता हुआ छोटी आंत के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर छोटी आंत के अंदर पीत रस की बात करें अपन, तो पीत रस के अंदर कोई भी विशेष प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर पीत रस के द्वारा इतने पाचन की प्रक्रिया कारगारी या प्रभावकारी नहीं होती है। यस कमान, हम ये कह रहे हैं कि पीत रस केवल दो काम करता है। क्या करता है? पहला काम ये करता है कि पीत रस आमाशय के अंदर पाए जाने वाले, आमाशय से जो भोजन आता है वो अत्यधिक अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। और अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर HCl होता है। जठर रस में आमाशय रस, जठर रस के अंदर पाया जाता है। जठर रस में एंजाइम के तौर पर और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसकी बात अपन कर रहे हैं वो पाया जाता है, जो अम्लीय कायल बना देता है, भोजन को बिल्कुल अम्लीय बना देता है। pH इसकी होती है 1.5 से 2 के आसपास होती है। तो ये अत्यधिक अम्लीय भोजन है वो कहाँ आ जाता है? छोटी आंत के आ जाता है। और पीत रस इसको क्या करता है? उदासीन बनाता है। क्या करता है? उदासीन। तो पहला काम पीत रस का क्या हुआ? अम्लीय काइन को उदासीन करना। और दूसरा काम क्या होता है? ये वसा का पायसीकरण करता है। वसा को पायसीकृत करता है और लाइपेज को सक्रिय करने का कार्य ये करता है। ठीक है, तो दो कार्य लिखते हैं। आओ, एक कार्य अपन पहले लाइन लिखना चाहिए अपन को कि पीत रस में कोई विशिष्ट पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, अतः यह केवल दो कार्य करता है। दो कार्य करता है। एक कार्य क्या है? पहला कार्य है ये अम्लीय काइन को क्या करता है? उदासीन करता है। आमाशय के अम्लीय काइन को उदासीन करना। पहला काम तो हो गया। आमाशय से प्राप्त अम्लीय काइन को क्या करता है? उदासीन करता है। दूसरा हमने कहा वसा का पायसीकरण कर। किसको? लाइपेज को सक्रिय करता है। सक्रिय करना, इसके दो काम हैं। वसा का पायसीकरण करता है। अच्छा, ये वसा का पायसीकरण क्या है? पायसीकरण के बारे में अपन बात करेंगे एक्स्ट्रा, इसके अलावा आगे पढ़ेंगे अपन। वसा का पायसीकरण एक अलग प्रकार से टॉपिक में हम बात करेंगे, उसके अंदर अपन को बताएंगे आपको। ठीक है, वसा का पायसीकरण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होता है? पीत रस के अंदर पाचन की क्रियाविधि होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अग्नाशयी रस के द्वारा पाचन। दूसरी हेडिंग डालें। इसमें विशेष कोई काम नहीं है इसका, पीत रस का केवल और केवल दो काम है। अब अग्नाशयी रस द्वारा पाचन। अग्नाशयी रस द्वारा पाचन। अग्नाशयी रस किस प्रकार से भोजन का पाचन करता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले
बात करें अपन तो अग्नाशय के अंदर अग्नाशय रस, ये अग्नाशय रस के अंदर विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। यही जो मुख्य एंजाइम है जो भोजन के पाचन का कार्य करते हैं। सबसे पहले तो अग्नाशय रस के अंदर पाया जाता है एंटेरोकाइनेज। क्या पाया जाता है? एंटेरोकाइनेज पाया जाता है। ये एंटेरोकाइनेज क्या करता है? निष्क्रिय ट्रिप्सिन को सक्रिय कर देता है। क्या कर देता है? निष्क्रिय ट्रिप्सिन को सक्रिय कर देता है। ट्रिप्सिन। अब अपन रिएक्शन ही पढ़ेंगे, रिएक्शन के बेस पर केवल और केवल इसके अंदर बात अपन करते रहेंगे, ठीक है। इसके अंदर भाषा के रूप में कोई भी किसी प्रकार की चीज अपन लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, रिएक्शन के आधार पर अपन है वो इसको सीखते रहेंगे। हमने कहा कि ट्रिप्सिन क्या होता है? निष्क्रिय होता है और इसको सक्रिय करने का काम कौन करता है? एंटेरोकाइनेज करता है। कौन करता है? एंटेरोकाइनेज। इसको ध्यान रखना, ये जो मैं एंजाइम्स ऊपर लिखवा रहा हूं इसको आप है वो ध्यान रखना। एंटेरोकाइनेज अग्नाशय रस के अंदर पाया जाता है और इसको क्या बदलता है? सक्रिय ट्रिप्सिन के अंदर बदल देता है। सक्रिय ट्रिप्सिन के अंदर बदल देता है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन को ये एक्टिव हुआ ट्रिप्सिन काम करेगा इस पे ऊपर काइमोट्रिप्सिनोजन के ऊपर ट्रिप्सिन काम करेगा और ये काइमोट्रिप्सिन के अंदर इसको बदल देगा। ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिनोजन के ऊपर काम कौन करेगा? यही सक्रिय ट्रिप्सिन काम करेगा। कौन करेगा? ट्रिप्सिन काम करेगा। और ट्रिप्सिन इसको क्या ट्रिप्सिनोजन को किसमें बदल देगा? ट्रिप्सिनोजन को किसमें बदल देगा? सॉरी, काइमोट्रिप्सिनोजन है ना, काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिन को काइमोट्रिप्सिन के अंदर बदल देगा। काइमोट्रिप्सिन के अंदर बदल देगा, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन के अंदर सक्रिय ट्रिप्सिन ये इसको बदल देता है। अब ये ट्रिप्सिन एक और काम करता है, ये प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में बदलने का काम करता है। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को यही ट्रिप्सिन, इसी ट्रिप्सिन की अपन बात कर रहे हैं, यही ट्रिप्सिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में बदल देगा इसको। ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज लिखा हुआ है। हमने कहा कि प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को ट्रिप्सिन है जो सक्रिय हुआ है वो क्या कर देगा? प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के अंदर इसको बदल देगा, ठीक है। अब ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। हमने आमाशय के अंदर पेप्सिन की बात की थी कि पेप्सिन है कुछ मात्रा में प्रोटीन का पाचन कर देता है और उसको किसमें बदल देता है? प्रोटियोन्स में बदलता है, प्रोटीएज के अंदर बदल देता है, पेप्टोन्स के अंदर इसको बदल देता है। ये बात हमने वहां पर आमाशय के अंदर की थी, ठीक है। लेकिन प्रोटीन को, पेप्टोन्स को, प्रोटीज को ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये तीनों मिलकर के इसको डाइपेप्टाइडेज के अंदर बदल देंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूं प्रोटीन प्लस पेप्टोन्स प्लस प्रोटीज, प्रोटीन प्लस पेप्टोन्स प्लस अपन बात करें प्रोटीएज ये इसके अंदर अपन को ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज
प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये तीनों मिलकर के इन तीनों को क्या बदल देंगे, डाइपेप्टाइडेज के अंदर बदल देंगे, डाई पेप्टाइड के अंदर इसको बदल देंगे। ठीक है, डाइपेप्टाइड या डाइपेप्टाइडेज एक ही बात है। ठीक है, इसके अंदर इसको बदल देंगे। ये तो प्रोटीन को पाचन करने के लिए एंजाइम है। आपको ध्यान रखना, आपको पूछ सकते हैं कि प्रोटीन पाचन के लिए एंजाइम काम कौन कौन से आते हैं, तो ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये अग्नाशय रस के अंदर पाए जाते हैं। इनकी बात अपन की है। ठीक है, एक होता है इलास्टिन, जो इलास्टेज नामक का एंजाइम पाया जाता है इसके अंदर, अग्नाशय रस के अंदर। ये इलास्टिन को किसमें बदल देता है, डाइपेप्टाइडेज के अंदर बदलने का कार्य कर देता है। इलास्टिन, इलास्टिन एक फाइबर है, इलास्टिन को इलास्टेज नामक एंजाइम होता है, इलास्टेज होता है, ये इलास्टेज इसको डाइपेप्टाइडेज में बदल देता है। क्या कर देता है, डाइपेप्टाइडेज के अंदर बदल देता है। इस प्रकार की रिएक्शन चलेगी अपने सारी की सारी जितने भी होगी वो। ठीक है, अब है लिपिड का पाचन। हमने कहा कि ये पीत रस क्या करता है, वसा का पायसीकरण कर देता है। क्या कर देता है, वसा का पायसीकरण कर देता है। अब पायसीकरण का मतलब यहाँ पर मैं आपको नॉर्मली एक बार समझा देता हूँ कि ये कोई फैट है, फैट की कोई बूंद है, कोई ड्रॉपलेट्स है, इसके ऊपर क्या कर देता है, ये पायसीकरण का मतलब है इसके ऊपर प्रोटीन का कवर चढ़ा देता है। क्या कर देता है, प्रोटीन का कवर चढ़ा देता है। देखो सामान्य रूप से हमारी छोटी आंत होती है, वो पायसीकृत जो सामान्य जो वसा होती है उसका पाचन करने में असमर्थ होती है, सामान्य रूप से उसका पाचन नहीं कर सकती है। हमारी छोटी आंत की बात करें तो क्या करना पड़ता है, तो उसको पायसीकृत करवाना पड़ता है। और पायसीकृत करवाने के लिए कौन काम करता है, पीत रस काम करता है। ये पीत रस इस वसा को क्या कर देता है, प्रोटीन का खोल इसके ऊपर चढ़ा देता है, या प्रोटीन का आवरण इसके ऊपर बना देता है, ताकि छोटी आंत को लगता है कि आने वाला क्या है, प्रोटीन का अणु है, ये इसको प्रोटीन का अणु दिखाई देता है, तब उसको क्या कर लेती है, फिर अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से इसका पायसीकरण करवाया जाता है वसा का। और वसा जो पायसीकृत होती है उसको हमने कहा था कि ल फॉर लिपिड वसा और ल फॉर लाइपेज। हमने कहा था कि लाइपेज अग्नाशी लाइपेज है यहाँ पर, न कि आमाशय वाला जठर रस के अंदर वाला। हमने कहा है कि अग्नाशी लाइपेज होता है, वो क्या कर देता है, पायसीकृत वसा को क्या कर देता है, पाचन कर देता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, वो वहाँ छोड़ दूँ। सब रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेगी, बैठ करके एक बार याद कर लेना इनको सब चीज़ों को, नहीं तो भूल जाओगे। सबसे सिंपल पार्ट है इस चैप्टर का। हमने कहा पायसीकृत वसा, और पायसीकृत वसा को अग्नाशी लाइपेज, अग्नाशय लाइपेज। ये अग्नाशय लाइपेज क्या कर देता है, इसको किसमें बदल देता है, पायसीकृत वसा को बदल देता है डाइग्लिसराइड और वसीय अम्ल के अंदर इसको बदल देता है। ठीक है, डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड वसीय अम्ल में। ठीक है, अब ये जो डाइग्लिसराइड है, इस डाइग्लिसराइड को भी अग्नाशय लाइपेज तोड़ता है। मतलब यहाँ पर ये वसा है वो विभिन्न भागों में टूट रही है। क्या हो रही है, अलग अलग पार्टिकल्स के अंदर टूट रही है। हम कह रहे हैं कि ये वसा सामान्य जो वसा पायसीकृत है डाइग्लिसराइड में बनेगी, टूटेगी। अब ये डाइग्लिसराइड टूटेगा, क्या हो जाएगा, डाइग्लिसराइड टूटेगा। और डाइग्लिसराइड को तोड़ने का कार्य भी कौन करता है, यही अग्नाशय लाइपेज करता है। कौन करता है, अग्नाशय। और डाइग्लिसराइड को किस में तोड़ेगा, ये मोनोग्लिसराइड में तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा, मोनोग्लिसराइड में।
और मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्ल किसमें? वसीय अम्ल में। ठीक है, अब वापस ये मोनोग्लिसराइड टूटेगी, क्या होगी? मोनोग्लिसराइड टूटेगी। मोनोग्लिसराइड को तोड़ने का काम भी अग्नाशयी लाइपेज का है, यानी कि वसा का पूर्णतः पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। अग्नाशयी लाइपेज मोनोग्लिसराइड को क्या करेगी? तोड़ेगी, और मोनोग्लिसराइड किसमें बदल जाएगी? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अंदर बदल जाएगी। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल, यही ग्लिसरॉल एक सिंपल फॉर्म में टूट करके लिपिड टूट करके ग्लिसरॉल है वो ग्लिसरॉल में बदल गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से लाइपेज के द्वारा क्या होता है? वसा का पाचन होता है। ठीक है, पायसीकृत वसा का हमने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को देखने को चीज ये मिली है कि अग्नाशयी लाइपेज होता है, ये भोजन के अंदर पाई जाने वाली वसा को पाचन करने का मुख्य एंजाइम होता है। लिखना चाहिए, यस कम ऑन, यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखना चाहिए कि अग्नाशयी लाइपेज भोजन में उपस्थित वसा का या लिपिड का पाचन करने वाला मुख्य एंजाइम है। ठीक है, हमने क्या कहा है? अग्नाशयी लाइपेज भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करने वाला मुख्य एंजाइम है। वसा का पाचन करने वाला मुख्य एंजाइम कौन है? लाइपेज है। कौन है? लाइपेज। ध्यान देना इस पर। ठीक है, ये तो कुछ मात्रा में कुछ रिएक्शंस और बची है। पहले इसको आप कॉपी कर दीजिए, इसको एकदम कॉपी कर दीजिए। पूरी एकदम रिएक्शन बेस्ड चीजें चल रही है पूरी कंप्लीटली। अब अपन बात करेंगे आगे। ये छोटी आंत में पाचन की क्रियाविधि हम चल रही है। हम इतनी देर से अग्नाशयी रस के द्वारा पाचन की क्रियाविधि पढ़ रहे थे। अब कुछ मात्रा में एक दो रिएक्शन रही है अग्नाशयी रस के द्वारा पाचन की क्रियाविधि के अंदर, बात कर लेते हैं जल्दी से। आइए, कम ऑन, देखो कुछ मात्रा में जैसे स्टार्च के पाचन की अपन बात करें, मैंने कहा था कि मुख गुहा के अंदर कुछ मात्रा में स्टार्च का पाचन होता है। ठीक है, अल्फा एमिलेज के बारे में हमने कहा था कि अल्फा एमिलेज के द्वारा मुख गुहा के अंदर कुछ मात्रा में स्टार्च का पाचन होता है। ठीक है, अब वो किसमें बदल जाता है? माल्टेज में बदल जाता है, बताया था हमने। अब ये जो स्टार्च का पाचन है कुछ मात्रा में अग्नाशयी एमाइलेज के द्वारा है वो माल्टेज के अंदर भी बदलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है? स्टार्च है। स्टार्च का पाचन होता है अग्नाशयी अग्नाशयी एमाइलेज की बात हो रही है। ये अग्नाशयी एमाइलेज क्या करता है? इसको माल्टेज के अंदर परिवर्तित कर देता है, माल्टेज में बदल देता है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप। एमाइलेज होता है वो स्टार्च का पाचन करने का एंजाइम होता है, इस चीज को आप है वो ध्यान में रखना। अब कुछ मात्रा में डीएनए का, डीएनए के लिए होता है एंजाइम डीएनएज। डीएनएज एंजाइम होता है, ये डीएनए को किसमें बदलता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइडेज के अंदर बदल देता है। इसको किसमें बदल देता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइडेज के अंदर इसको बदल देता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइडेज, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइडेज के अंदर इसको बदल देता है।
एक होता है आरएनए, ये सब अपन को मालूम है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ठीक है। इसमें होता है एंजाइम आरएनएज, कौन सा एंजाइम है, आरएनएज एंजाइम होता है, ये राइबो न्यूक्लियोटाइडेज के अंदर इसको बदल देता है, किसमें बदल देता है, राइबो न्यूक्लियोटाइडेज के अंदर इसको बदल देता है, ठीक है। ये तो दो डीएनए और आरएनए की बात हुई। इस प्रकार से छोटी आंत के अंदर जो अग्नाशी रस के द्वारा पाचन होता है वो इन पदार्थों का पाचन होता है। इनके बारे में, सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब है तीसरे प्रकार का जो अपन पाचन की क्रियाविधि हमने कही थी, वो कौन सी है, वो है आंतरीय रस द्वारा पाचन, आंतरीय रस द्वारा पाचन, ठीक है। आंतरीय रस द्वारा किस प्रकार से पाचन होता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आंतरीय रस के द्वारा, अच्छा आंतरीय रस हमने कहा था कि आंतरीय रस सक्कस एंटेरिकस की अपन बात कर रहे थे, सक्कस एंटेरिकस की हमने बात कही थी। डाइपेप्टाइड, उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, प्रोटीन पाचक एंजाइम हैं, विभिन्न प्रकार के ग्लूकोज के पाचन के लिए नहीं, माल्टोज के पाचन के लिए, लैक्टोज के पाचन के लिए, सुक्रोज के पाचन के लिए, वसा के पाचन, लिपिड के पाचन के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले हमने अग्नाशी रस के द्वारा पाचन की अपने बात कही थी। अग्नाशी रस में हमने कहा था कि अग्नाशी रस प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को किसमें बदल देता है, डाइपेप्टाइड के अंदर बदल देता है। वहां पर डाइपेप्टाइड का पाचन पूरा नहीं हुआ है, अब ये आंतरीय रस के द्वारा ये डाइपेप्टाइड किसमें बदलेगा, डाइपेप्टाइडेज की उपस्थिति के अंदर एमिनो अम्ल में बदल जाएगा। डाइपेप्टाइड आंतरीय रस में होता है डाइपेप्टाइडेज, ये डाइपेप्टाइडेज की उपस्थिति के अंदर अमीनो अम्ल में बदल जाएगा। यस, अमीनो अम्ल, इसका मतलब हमको ये सीखने को मिला कि प्रोटीन का पाचन जो जहां पर शुरू हुआ था, कहां पर, अपने आमाशय के अंदर शुरू हुआ था, उसका अंतिम उत्पाद अमीनो अम्ल है। क्या है, अमीनो अम्ल है। प्रोटीन का जो पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है, अमीनो अम्ल है। आपको याद रखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, ठीक है, कम ऑन। दूसरा हम माल्टोज के बारे में बात करते हैं। माल्टोज का जो पाचन होता है, माल्टेज की उपस्थिति में, माल्टोज का पाचन होता है माल्टेज की उपस्थिति में। कौन सा एंजाइम है, माल्टेज एंजाइम है। माल्टोज का पाचन माल्टेज या डाइपेप्टाइडेज इसको भी बोल सकते हो, ठीक है। माल्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स है वो बन जाएंगे, ठीक है, ग्लूकोज और ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज के यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स है वो बन रहे हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, माल्टोज है वो माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेगा, ग्लूकोज के दो अणुओं का निर्माण करेगा। यस, कम ऑन। आइए, दूसरा है लैक्टोज। ये लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसमें, लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाएगा, ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज के अणु के अंदर ये परिवर्तित हो जाएंगे। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा और एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल बनेगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दो मॉलिक्यूल्स है वो बनेंगे लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर। तीसरा है सुक्रोज। तीसरा है सुक्रोज। सुक्रोज है ये सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसमें, सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ये किसमें बदल जाएगा, एक तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा
और एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा, इसके अंदर ये टूट जाएगा। यहाँ पर आपको तीन चीज़ें एक साथ टूटती हुई दिखाई दे रही है, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। यहाँ पर ग्लूकोज में परिवर्तित हो रही सारी चीज़ें, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का 1, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल। और इसके अलावा यहाँ पर माल्टोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ये लैक्टोज है, लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज। याद रखने का तरीका आपको, गैलेक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज। इसके अलावा सुक्रोज, सुक्रोज क्या बदलता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज के अंदर टूट जाता है इस प्रकार से। और एंड में कुछ बची खुशी वसा का पाचन आंत्र के अंदर पाया जाता है, लाइपेज। कौन सा पाया जाता है, आंत्र के अंदर भी लाइपेज पाया जाता है। और लाइपेज के द्वारा ये वसी अम्ल में बदल जाता है, फैटी एसिड में बदल जाता है, ग्लिसरॉल के अंदर बदल जाता है। ग्लिसरॉल प्लस वसी अम्ल के अंदर ये बदल जाता है। ठीक है, अब एन में अपनी 1-2 रिएक्शन रही है, उसके बारे में बात करते हैं। कुछ मात्रा में जैसे न्यूक्लियोटाइडेज की अपन बात करें, न्यूक्लियोटाइड की बात करें, न्यूक्लियोटाइड होता है और न्यूक्लियोटाइडेज की उपस्थिति के अंदर न्यूक्लियोसाइड में बदल जाता है। और यही न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइडेज की उपस्थिति में नाइट्रोजन क्षारक के रूप में और हाइड्रोजन फॉस्फेट के रूप में ये बदल जाता है, H3PO4 के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं, अपन बात कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, जो वहाँ पर हमने डीएनए के अंदर अपन डीएनए का डीएनएज की उपस्थिति के अंदर इसका अपघटन करवाया था, वो उसको है वो आगे अपन अपघटित करवाते हैं। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड किस में बदलेगा, न्यूक्लियोटाइडेज की उपस्थिति में न्यूक्लियोसाइड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोसाइड, और ये न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइडेज की उपस्थिति में न्यूक्लियोसाइडेज की उपस्थिति में कितना बदल जाएगा, नाइट्रोजनी क्षारक और प्लस H3PO4 माइनस के रूप में ये बदल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सब के अंदर हमने बात की, छोटी आंत के अंदर पाचन की अपन बात की। तो यहाँ पर सारी रिएक्शंस आपको होती हुई दिखाई दे रही है, हमने पढ़ा है बोर्ड पे सारी रिएक्शनों के बारे में। ये सारी रिएक्शनें आपको याद करनी चाहिए, यस कमॉन, आपको याद करनी जरूरी है, अति आवश्यक है। इसमें से कहीं से भी किधर से भी आपको प्रश्न है वो पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद करना जरूरी है। हमने इन सारी चीज़ों को भाषा के रूप में नहीं लिखते हुए हमने एक रिएक्शंस के रूप में आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। तो आप इन सब चीज़ों को याद करोगे, याद करने की कोशिश करो। छोटी आंत के अंदर पाचन की क्रिया विधि सर्वाधिक होती है। कल अपन पाचन की क्रियाविधि के अगले चरणों की तरफ बढ़ेंगे। पाचन के बाद में इसका अवशोषण होगा। अवशोषण भी छोटी आंत के अंदर होता है। छोटी आंत के अग्र क्षुधांत्र वाले भाग के अंदर इसका अवशोषण होता है। और इसके बाद में अपन इसका नेक्स्ट स्टेप है कुछ मात्रा में इसका स्वांगीकरण, मैक्सिमम स्वांगीकरण किस प्रकार से होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। और फिर इसके बाद में अपशिष्ट पदार्थों का बहिक सेपन किस प्रकार से होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। और रोगों के बारे में, कुछ डाइजेशन से संबंधित रोग है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। लगातार आप इस स्टडी पॉइंट के साथ में बने रहिए। फिर से आपको नए साल की शुभकामनाएं। लगातार आप पढ़ाई के माहौल में बने रहिए और पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है, लगातार पढ़िए। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ए स्टडी पॉइंट। थैंक यू।